प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10+1 का मैथ, जहाँ पर अपना टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो अपनी +1 की मैथ की बुक से चैप्टर नंबर 5 है। देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होता है ये चीज़ तो हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हमने देखो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हमने कुछ एक नंबर अपने पढ़े हैं, रियल नंबर्स जिनको हम बोलते थे छोटी क्लासेस में। तो रियल नंबरों में हमने अपने कौन कौन से नंबर पढ़े थे, सभी बच्चों ने पढ़ भी रखे होंगे, सभी बच्चों को आते भी होंगे। फिर भी मैं आपको जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखो अभी तक जो नंबर्स हमने पढ़े थे बच्चों, सबसे पहले जो अपना नंबर आया था, सबसे पहले अपना नंबर आ गया था बच्चों नेचुरल नंबर। क्या आ गया था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हमने क्या सीखा था? सबसे पहली चीज जो अपनी नेचुरल नंबर की नोटेशन होती है वो हमारी क्या होती है बच्चों? कैपिटल एन। यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि दोज नंबर्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1, वो सारे नंबर जो अपने 1 से स्टार्ट होंगे और आगे हमारे यहाँ पे लगातार चलते जाएंगे 1 2 3 4 5। अगर ये जो हमारे नंबर्स होते हैं जो अपने 1 से स्टार्ट होंगे, इन नंबरों के सेट को हम अपना क्या बोलते थे बच्चों? नेचुरल नंबर बोलते थे। आई बात समझ में? उसके बाद आगे हमने यहाँ पे अपना होल नंबर के बारे में सीखा था। होल नंबर देखो बच्चों, सबसे पहली चीज होल नंबर की हमारी नोटेशन वहाँ पे क्या होती थी? कैपिटल डब्ल्यू। इसको हम हमेशा लिखते हैं किससे थे? कैपिटल डब्ल्यू से। अब देखो जो होल नंबर हमारे कौन से नंबर होते थे? ऐसे नंबर जो हमारे 0 से स्टार्ट हो और आगे चलते जाए 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है ना? इन नंबरों को हम क्या बोलते थे बच्चों? अपने यहाँ पे होल नंबर बोलते थे। उसके बाद आगे हमने पढ़े थे बच्चों अपने यहाँ पे इंटीजर्स। क्या पढ़े थे? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में हमारे कौन से नंबर आ गए थे बच्चों? सबसे पहला काम, इंटीजर्स की हमारी जो नोटेशन थी वो क्या थी? या तो कैपिटल जेड थी या फिर कैपिटल आई थी। देखो इंटीजर में हमने बच्चों ये बात सीखी थी कि इंटीजर में देखो हमारा 0 भी आ गया था, 1 भी, 2 भी, 3 भी, सारे तो पॉजिटिव नंबर आ गए थे। अब ये तो होल नंबरों के अंदर भी आ गए थे बच्चों। अब साथ के साथ हमारे यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी सभी आ गए थे, जैसे कि -1 हुआ, -2 हुआ, -3 है, अप टू सारे नेगेटिव नंबर्स और सारे पॉजिटिव नंबर्स। और इन नंबरों के सेट को हम अपना क्या बोलते थे बच्चों? इंटीजर्स बोलते थे। आइए बात समझ में। अब जैसे कि मान लिया, अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक लाइन है, यहाँ पे हमारी क्या होती है बच्चों? 0 नंबर लाइन के ऊपर इस तरफ पॉजिटिव नंबर और इस तरफ कैसे नंबर होते हैं? नेगेटिव नंबर्स। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5। यहाँ पे नंबर हमारे दोनों तरफ चलते हैं, 0 से इस तरफ पॉजिटिव और 0 से इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, -1 -2 -3 अप टू इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है ना? और इन सभी नंबरों के सेट को हम यहाँ पे अपना क्या बोलते थे बच्चों? अपना इंटीजर्स बोलते थे। तो एक बात सोचने की है, इसको हम ऐसे भी लिखवा सकते हैं कि जो अपने इंटीजर्स, देखो बच्चों इंटीजर्स में अपनी एक तो यहाँ पे 0 आ गई, 0 के साथ की साथ यहाँ पे अपना 1 आ गया, 1 अपने यहाँ पे प्लस का भी आ गया और माइनस का भी आ गया। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 0, +-1, 2 अपना प्लस का भी आ गया, माइनस का भी आ गया, तो +-2, आगे +-3, आगे +-4, अप टू कहाँ तक जाएंगे बच्चों? अपना इनफाइनाइट तक जाएंगे। इन सारे नंबरों के सेट को हम क्या बोलते थे? अपना इंटीजर्स का सेट बोलते थे। आइए बात समझ में। उसके बाद आगे हमने अपना पढ़ा था बच्चों यहाँ पे रेशनल नंबर के बारे में। किसके बारे में सीखा था? रैशनल नंबर। अब देखो बच्चों, रैशनल नंबर हमारे कौन से नंबर थे? रैशनल नंबर हमारे वो नंबर थे, सबसे पहले इसकी नोटेशन हमने पढ़ी थी कि रैशनल नंबर को हम हमेशा डिनोट किससे करवाएंगे बच्चों? कैपिटल क्यू से डिनोट करवाएंगे। आइए बात समझ में। और रैशनल नंबर हमारे वो नंबर थे, अ नंबर, एक ऐसा नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, एक ऐसा नंबर जिसको हम किस फॉर्म में लिखवा सके बच्चों? इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखवा सके। ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते थे बच्चों? रैशनल नंबर बोलते थे। वेहर, एक चीज का ध्यान रखोगे, p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q आर इंटीजर्स। p और q हमारे कैसे नंबर होते थे बच्चों? यहाँ पे इंटीजर नंबर होते थे। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। और क्या ये जो नीचे वाला नंबर होता है वो हमारा कभी भी किसके बराबर नहीं होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, ये हमारे जितने भी नंबर होते हैं जो जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखवा सके, जैसे मान लिया अपना 2/7 हो गया बच्चों, 1/3 है, ये सभी नंबर हमारे अपने कैसे नंबर थे बच्चों? रेशनल नंबर थे। साथ के साथ मान लिया यहाँ पे 5 आ गया, ये भी नंबर हमारे अपना कैसा नंबर? रेशनल नंबर। क्यों? 5 को हम अपना क्या लिखवा सकते हैं बच्चों? 5/1। तो यहाँ से अपनी एक बात क्लियर होगी, इंटीजर्स में जितने भी नंबर आ गए, होल में जितने भी आ गए, नेचुरल में हमारे जितने भी नंबर्स आ गए, ये सभी नंबर्स हमारे कैसे नंबर होते हैं बच्चों? यहाँ पे अपने रेशनल नंबर होते हैं। आई बात समझ में। साथ के साथ मान लिया अपने ये आ गया 22/7, इसको भी हमने p/q की फॉर्म में लिखवा दिया। तो ये नंबर भी हमारे पास बच्चों कैसा है? रेशनल नंबर है। हाँ, अगर मान लिया कोई हमें ये बोल दे
कि ये नंबर आ गया बच्चों हमारे पास 3.4, कितना आ गया 3.4, और ये पूछ लिया क्या ये हमारा यहाँ पे रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। देखो अगर मैं यहाँ पे 3.4 को 34/10 लिखवा दूं, बोलो बच्चों यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या? ये सारे नंबर हमारे कैसे नंबर होते हैं? अपने रेशनल नंबर। आई बात समझ में? उसके बाद आगे जो हमने यहाँ पे हमारा नंबर सिस्टम पढ़ा था, आगे हमने यहाँ पे हमारे सीखे थे बच्चों इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने इन नंबरों की नोटेशन पढ़ी थी। इरेशनल नंबरों की हमारी जो नोटेशन रहेगी वो क्या रहेगी? इनको हम हमेशा यहाँ पे अपना किससे लिखवाएंगे बच्चों? कैपिटल एस से, या फिर इनको हम क्यू डैश से भी लिखवा देते हैं। किससे बच्चों? क्यू डैश से। या फिर इरेशनल नंबरों को हम यहाँ पे अपना आर माइनस क्यू से भी लिखवा सकते हैं, ठीक है ना। जो अपने इरेशनल नंबर्स होते हैं उनकी नोटेशन मैंने आपको क्या बताई? सबसे पहले या तो एस से लिखवाओ, या फिर क्यू डैश से, या फिर रियल नंबर एक्सेप्ट रेशनल नंबर। वो सभी रियल नंबर जो क्या नहीं है? रेशनल नहीं है, वो नंबर हमारे कैसे नंबर होते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर होते हैं। और इनकी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अ नंबर विच कैन नॉट बी, एक ऐसा नंबर जिसको हम नहीं लिखवा सकते इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एक ऐसा नंबर बच्चों जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखवा सकते, उसको हम कैसा नंबर बोलेंगे? अपने यहाँ पे इरेशनल नंबर बोलेंगे। वेहर, इस चीज का ध्यान रखोगे, पी एंड क्यू हमारे कैसे नंबर होते हैं? इंटीजर्स। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर पी और क्यू हमारे पास कोई भी दो इंटीजर है, तो अगर हम उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखवा पाए तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर बोलते हैं। और नीचे वाला नंबर हमारा यहाँ पे कभी भी क्या नहीं होता? 0 नहीं होता। जैसे कि मान लिया फॉर एग्जाम्पल देखो एक बार, जैसे कि मान लिया अपना √2 बच्चों, √2 अपना कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो हमने क्या पढ़ा था? वो सारे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट हमारा कंप्लीटली नहीं आएगा। इरेशनल की हमने यहाँ पे अपने 10th क्लास में एक डेफिनेशन और पढ़ी थी कि वो नंबर्स जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो ये हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि √2 है, √5 है, √7 है, ये सारे नंबर्स हमारे यहाँ पे कैसे होते हैं बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बोलो ये बात आई समझ में? देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो ये सारे नंबर्स हमने अभी तक पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो अपना यहाँ पे एक नंबर और आ गया था बच्चों, रियल नंबर। अब हमने ये बात सीखी थी कि रियल नंबर हमारे क्या होते हैं। रियल नंबर क्या होता है कि ये जितने भी नंबर हमने सीखे हैं ऊपर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल, इन सभी नंबरों के सेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अपना रियल नंबर का सेट बोलते हैं। हमने रियल नंबर के बारे में क्या सीखा था कि जितने भी नंबर हमने आज तक सीखे हैं, जैसे कि मान लिया सबसे पहले हमने अपना नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा है, आई बात समझ में। उसके बाद आगे हमने अपना बच्चों होल नंबर के बारे में सीखा। उसके बाद आगे हमने अपना इंटीजर्स के बारे में पढ़ा बच्चों। मान लीजिए सारे इंटीजर्स आ गए, ठीक है ना। होल नंबर में अपने सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं एंड इंटीजर्स में हमारे बच्चों सारे के सारे होल नंबर आ जाते हैं और सभी नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, और साथ के साथ हमारे यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आगे जो हमने बच्चों यहाँ पे अपना सीखा है, इंटीजर्स के बाद आ गया था अपना वहां पे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर में हमारे बच्चों सारे के सारे इंटीजर कवर हो गए, ऑल नंबर्स भी सभी आ गए और नेचुरल नंबर्स भी हमारे सभी नंबर्स आ जाएंगे। आइए बात समझ में। और प्लस इनसे अलग, रेशनल नंबरों से अलग हमने यहाँ पे एक सेट और पढ़ा था नंबरों का, उनको हम क्या बोलते थे बच्चों? अपने यहाँ पे इरेशनल नंबर्स। आई बात समझ में। तो देखो ये जितने भी नंबर हमने पढ़े थे प्लस ये जितने भी नंबर पढ़े थे, इन सभी नंबरों के सेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अपना रियल नंबर का सेट बोलते हैं। किस चीज का सेट बोलेंगे? रियल नंबर का। और जो अपने रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इन नंबरों को हम बच्चों लिखवाएंगे किससे? अपना कैपिटल आर से लिखवाएंगे। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आई बात समझ में। अब देखो रियल नंबर से आगे जो अपना नंबर आएगा उस नंबर का नाम होता है बच्चों अपना यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमें यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अब देखो अब जो अपने यहाँ पे मेन टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर से आगे जो अपना एक नंबर और बनेगा यहाँ पे, उस नंबर का नाम अपना क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमें अपना डिटेल से पढ़ना है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। अब जैसे कि मान लो बच्चों, अब जैसे कि देखो बच्चों, एक चीज हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करवाएंगे तो आउटपुट हमें हमेशा कैसा मिलेगा बच्चों? पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। जैसे कि मान लिया हमारे पास कोई भी एक नंबर बच्चों 2 है,
2 का हमने स्क्वायर करवाया तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4। अब मैं यहाँ पे 2 की जगह नंबर माइनस में ले लेता हूँ, माइनस का 2 मैंने ले लिया, -2 का स्क्वायर भी वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई। एक नंबर और हमने अपना 5 ले लिया, 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया बच्चों 25 आ गया। अगर मैं अपना 5 की जगह -5 का स्क्वायर करवा दूं तो भी वैल्यू हमारी बच्चों क्या आएगी प्लस का 25 आएगी। अगर मैं यहाँ पे अपना 0 ले लूं तो 0 का स्क्वायर बताओ बच्चों अपना क्या आएगा, तो भी अपना 0 ही आया है। तो यहां से एक बात सोचने की है, ये बात हमने छोटी क्लास में पढ़ी है कि जो अपना स्क्वायर का आउटपुट होगा, आउटपुट हमें हमेशा बच्चों कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा या फिर 0 मिलेगा। हमें आउटपुट अपना कभी भी बच्चों कैसा नहीं मिल सकता, नेगेटिव नहीं मिल सकता। यानी ये बात हमने वहां पे सीखी थी कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर बच्चों हमारा हमेशा कैसा आएगा, हमें आउटपुट कैसा देगा, नॉन नेगेटिव आउटपुट देगा। यानी वैल्यू में या तो वहां पे मिलेगी अपनी 0 या फिर मिलेगी पॉजिटिव आउटपुट। हमारा वहां पे आउटपुट बच्चों कभी भी कैसा नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। आई बात समझ में। अब देखो बच्चों यहां से फिर एक समस्या आ गई। मान लो हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन है, जैसे कि मान लो अपनी ये दे रखी है x² + 1 इज इक्वल टू में कितना आ गया 0, और ये बोल दिया कि इस इक्वेशन को हम अपना सोल्व करना चाहते हैं। अगर हम अपना इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो देखना एक बार, तो यहां से x² इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों -1। अब यहां पे आके समस्या खड़ी होगी। हमने ये बात सीखी थी अभी तक तो कि हमारा किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा बच्चों, नॉन नेगेटिव होगा। बट यहां पे स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों -1। क्या ये चीज हमारे यहाँ पे पॉसिबल है? क्या नहीं है। अब यहां पे आके हमारी सारी बात गड़बड़ा गई, ठीक है ना। अब ऐसी ऐसी इक्वेशंस हमारी आने लगी तो इनका भी तो हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद एक मैथमेटिशियन अपना आया जिसका नाम था अपना इलर, ठीक है ना। इलर ने क्या किया, इलर ने इसका सॉल्यूशन देने के लिए एक वर्ड दे दिया बच्चों में आई। उसने में एक वर्ड दे दिया आई, और इस आई का नाम उसने वहां पे रखवा दिया अपना आयोटा। आई का नाम क्या रखा गया, आयोटा रखा गया। और उसने ये कहा कि ये जो हमारे पास आई है बच्चों, इस आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, √(-1) है। √(-1) का नाम इन्होंने क्या रखवा दिया, आयोटा रखवा दिया। और यह आयोटा वर्ड हमें किसने दिया, इलर ने दिया है। अब देखो बच्चों इस आई की हेल्प से हम यहां पे ऐसे ऐसे इक्वेशनों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मान लिया कोई हमें ये बोल दे, जैसे मान लिया हमारे पास रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर बन जाए, जैसे कि मान लिया बच्चों यही आ गया √(-1) है, तो उसने ये कहा कि √(-1) की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आएगी, आयोटा आएगी। √(-1) इज इक्वल टू में कितना है, आयोटा। अब रूट के अंदर और कभी भी हमारे पास नेगेटिव नंबर बने, देखो जैसे कि मान लिया अपना यही आ गया कि रूट के अंदर किसी ने ये बोल दिया कि √(-4) है, और इसकी वैल्यू में बताओ क्या वैल्यू आएगी। देखो बच्चों एक बार हम √(-4) की वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब ये बताओ बच्चों अगर मैं √(-4) को ऐसे लिखवा दूं कि 4 अलग और -1 अलग, बोलो बच्चों कोई फर्क पड़ेगा क्या? आइए बात समझ में। 4 का रूट अपना अलग से करवा दो और -1 का रूट अलग से करवा दो। आइए बात समझ में। 4 का रूट हमारे पास बच्चों क्या आ गया 2, और इलर ने हमें इसकी वैल्यू क्या दे दी, आयोटा। तो √(-4) की वैल्यू हमने यहाँ पे बच्चों हमारी फाइंड आउट कर ली, कितनी आ गई, 2 आयोटा आ गई। क्योंकि अभी तक छोटी क्लासेस में हमने ये बात तो सीखी थी कि 4 का रूट हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 9 का रूट हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 25 का रूट हमारा क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा। बट अगर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसका हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन आज तक नहीं था। बट इलर ने इस चीज का अपने आप पे सॉल्यूशन दे दिया। उसने ये जो हमें वर्ड दिया आयोटा, इसकी हेल्प से हम रूट के अंदर अपने जितने भी नेगेटिव नंबर बनेंगे उन सभी की वैल्यूज हम इजीली फाइंड आउट करवा सकते हैं। बोलो ये बात आई समझ में। जैसे कि मान लिया कोई हमें ये बोल दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, √(-9) की वैल्यू में आप निकालना चाहते हैं, तो वही बात देखो बच्चों एक बार, अगर मैं यहाँ पे √(-9) को ऐसे लिखवा दूं कि 9 तो अलग और इंटू में -1 अलग, बोलो बच्चों कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब एक काम करो, 9 का रूट तो अलग से करवा दो और -1 का रूट अपने यहाँ पे अलग से करवा दो। अब ये बताओ बच्चों 9 का रूट वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3, और -1 का रूट हमारी अपनी क्या बनेगी बच्चों, आयोटा बनेगी। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब जैसे कि मान लिया अपना यही क्वेश्चन आ गया, √(-25) की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। देखो बच्चों इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू निकालना सीखो। अब देखो रूट के अंदर कैसा नंबर आ गया, नेगेटिव। अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर कभी भी आ जाए तो एक बात हमने सीखी है कि 25 का रूट हमारे पास बच्चों क्या आएगा, 5 आएगा ना। तो पहले इस नंबर का रूट अपना यहाँ पे लिखवा दो। माइनस साइन अगर रूट के साथ है
उसके लिए हम हमेशा क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चों, आयोटा। कई बच्चे इसको आई बोलते, कई आयोटा बोलते, दोनों ही बोलनी है यहाँ पे हमारी, ठीक है, चाहे आई बोलो चाहे आयोटा बोलो, बात सेम है। आइए बात समझ में। तो रूट ऑफ -25 की वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी बच्चों, 5 आयोटा की इक्वल। एक चीज और देखो, अगर जैसे मान लिया कोई हमें ये बोल दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमारी ये वैल्यू आ गई रूट ऑफ -81, इसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। देखो बच्चों कैसे करेंगे, देखो वही चीज है, 81 का रूट हमने पढ़ा, बताओ बच्चों क्या आएगा, 9, और माइनस के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे अपने यहाँ पे, आयोटा। डायरेक्ट ऐसे वैल्यू निकाल लिया करो। आइए बात समझ में। अब जैसे कि मान लिया एक चीज और अपनी यहाँ पे, कोई हमें ये बोलते कि रूट ऑफ -4 आ गया, प्लस का रूट ऑफ माइनस का 100 आ गया, इसकी वैल्यू में बच्चों फाइंड आउट करनी, कैसे करेंगे, देखो वही चीज। अच्छा ये बताओ बच्चों, रूट ऑफ -4 की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, देखो 4 का रूट हमारा क्या आएगा बच्चों 2, माइनस के लिए आयोटा, 100 का रूट हमें क्या मिलेगा बच्चों 10, और माइनस के लिए क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे अपना आयोटा, एंड 2 आयोटा प्लस का 10 आयोटा, वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों 12 आयोटा, आंसर आ जाएगा। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में, ये आयोटा क्या चीज होती है, ये बात आई समझ में। अब देखो बच्चों, उसके बाद आगे हम यहाँ पढ़ेंगे अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज है, अब ये सही समझ में आएगा। देखो रियल नंबरों के बारे में हमने सीख लिया, अब रियल नंबर से ऊपर अपना जो नंबर बनेगा वो नंबर आता है बच्चों अपने यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला काम इसकी डेफिनेशन सीखो, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होता है, ये बात समझो एक बार। ए नंबर, एक ऐसा नंबर which can be written in the form of a plus iota b। क्या बोला बच्चों, एक ऐसा नंबर जिसको हम किस फॉर्म में लिखवा सकें, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखवा सकें, उस नंबर का नाम हमारा क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर। वेयर a एंड b आर एनी रियल नंबर्स। a और b हमारे यहां पे कैसे नंबर होते हैं बच्चों, यहां पे रियल नंबर्स होते हैं, इस चीज का ध्यान रखोगे। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाई, जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम हमेशा डिनोट बच्चों अपना किससे करवाएंगे, कैपिटल जेड से करवाएंगे। जैसे कि मान लिया अगर ये हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है तो इसको हम लिखवाएंगे किससे, कैपिटल जेड से। तो ये अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। एक ऐसा नंबर जिसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखवा सके। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो अब जैसे कि मान लिया z अपना यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, a प्लस आयोटा b हो गया। मैंने क्या बताया आपको, a और b हमारे यहाँ पे कैसे नंबर्स होते हैं बच्चों, यहाँ पे रियल नंबर्स होते हैं। जैसे कि मान लिया हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों z आ गया, जो अपने यहाँ पे इस फॉर्म में आ गया, 2 + 3 आयोटा की फॉर्म में है, ये आ गया 2 + 3 आयोटा। तो चेक करो a प्लस आयोटा b की फॉर्म है या नहीं है। अगर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है तो ये जो अपने यहाँ पे नंबर बच्चों, ये कैसा नंबर हो जाएगा, अपने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। आइए बात समझ में। तो यहाँ पे a और b 2 और 3 कैसे नंबर बच्चों, यहाँ पे अपने रियल नंबर है। आइए बात समझ में। हाँ, अब एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझोगे, अब a और b तो हो गए हमारे यहाँ पे रियल नंबर। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z = में a प्लस आयोटा b। तो देखो बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे दो पार्ट है, एक तो आयोटा के साथ वाला नंबर और एक बिना आयोटा वाला नंबर। अब देखो जो बिना आयोटा वाला है वो इस कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट होता है बच्चों। क्या बोला है, वो नंबर जिसके साथ अपना आयोटा नहीं है वो क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z होगा। क्या बोला बच्चों आपको, वो पार्ट जिसके साथ अपना आयोटा नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। और वो पार्ट जिसके साथ अपना आयोटा है, जैसे यहां पे b के साथ आयोटा है, तो ये जो अपना यहां पे पार्ट होगा, इस पार्ट को हम बोलते हैं बच्चों इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो क्या बोला है, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और जिसके साथ अपना आयोटा है वो तुम्हारा यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों इमेजिनरी पार्ट। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो, जैसे कि मान लिया अपना यही क्वेश्चन बच्चों, चलो हम एक बार यही ले लेते हैं। जैसे मान लिया यहां पे जो अपना रियल पार्ट ऑफ z बनेगा, रियल
पार्ट ऑफ जेड, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। देखो बच्चों, जिसके साथ आयोटा नहीं है, आयोटा किसके साथ नहीं है, ए के साथ नहीं है, तो ए अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा। इस जेड का अपने यहाँ पे ये रियल पार्ट हो जाएगा। आइए बात समझ में। अब ठीक इसी प्रकार इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मैंने आपको क्या बताया है, वो पार्ट जिसके साथ अपना आयोटा है। अब ये बताओ बच्चों, आयोटा अपना किसके साथ है, बी के साथ है, तो बी अपने यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा। आइए बात समझ में। आयोटा बी नहीं लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट के अंदर, आयोटा जिसके साथ है वो इमेजिनरी पार्ट, और आयोटा जिसके साथ नहीं है वो अपना यहाँ पे क्या कहलाएगा, रियल पार्ट। अगर देखो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। हाँ, रियल पार्ट ऑफ जेड ऐसे लिखवाओ, या फिर इसको ऐसे भी लिखवा सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, ए। दोनों का लिखने का मतलब सेम ही है। आई बात समझ में। या फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड पूरा लिखो, या फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को हम ऐसे भी लिखवा सकते हैं, वैल्यू अपनी यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों, बी। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। जैसे कि मान लिया हमारे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, कितना आ गया, z इज इक्वल टू में 2 + 3 आयोटा। मान लो बच्चों ये हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, और इन्होंने हमसे ये पूछ लिया कि यहाँ पे ये बताओ कि रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई। देखो बच्चों, रियल पार्ट ऑफ जेड अपने यहाँ पे क्या बनेगा, वो पार्ट जिसके साथ अपना आयोटा नहीं है। तो आयोटा बताओ बच्चों किसके साथ नहीं, 2 के साथ नहीं है, तो 2 अपने यहाँ पे क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा। आइए बात समझ में। अगर मान लो वो हमसे ये पूछ ले कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बताओ, वैल्यू क्या आएगी, देखना एक बार। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मतलब क्या हुआ कि वो पार्ट जिसके साथ अपना आयोटा है, तो आयोटा बताओ किसके साथ, 3, तो 3 अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आ जाएगा। आइए बात समझ में। एक और एग्जांपल देखो, मान लिया हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 गिवन है, ये आ गया बच्चों -5 + 7 आयोटा आ गया, और इन्होंने हमसे ये पूछ लिया कि सबसे पहले ये बताओ कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू में क्या होगा। बताओ एक बार, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 अपने यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, देखना एक बार, वो पार्ट जिसके साथ अपना आयोटा है, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 7। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में, यानी यही बताओ, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे देखो एक बार। अब देखो इसी चीज में एक चीज का और ध्यान रखोगे। अब देखो बच्चों, मान लिया हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, मान लो यही आ गया कि z इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, a + आयोटा b। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, अगर मान लिया कोई हमें कभी भी ये बोल दे कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है जिसका रियल पार्ट 0 बन गया, अगर अपना कभी भी रियल पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर 0 बन जाए, रियल पार्ट 0 का मतलब क्या हो गया, अगर यहां पे a की वैल्यू हमारी कभी भी 0 आ जाए, तो इस केस में एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा हम क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना जो रियल पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं है यानी अगर मान लिया हमारे पास a + आयोटा b की कोई भी फॉर्म है, अगर उसके अंदर हमारी a की वैल्यू बच्चों कभी भी 0 के बराबर बन जाए, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, अपना प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल देखो, इस टाइप से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी आ जाए, जैसे कि मान लिया है -7 आयोटा आ गया, ठीक है ना, या फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ये ले लिया 5 आयोटा ले लिया, तो ये बताओ बच्चों यहाँ पे केवल हमारा आयोटा वाला पार्ट है, बिना आयोटा वाला हमारे पास यहाँ पे कोई भी पार्ट नहीं है, नहीं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट नहीं, उसका भी नहीं है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, अपना प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए बात समझ में। हाँ, साथ के साथ एक बात का और ध्यान रखोगे, इफ अगर हमारे पास कभी भी b इज इक्वल टू में 0 आ जाए, b इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, अगर हमारा बच्चों कभी भी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर 0 बन जाए, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट अगर कभी भी 0 बनेगा, देन उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलेंगे बच्चों आप अपना प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि मान लिया हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने Z1 ले लिया बच्चों, ये ले लिया 5 आ गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ये ले लिया बच्चों Z2, मान लिया आ गया -7 आ गया, तो ये हमारे जितने भी नंबर होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्योरली रियल नंबर बोलेंगे। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। हाँ, अगर रियल पार्ट 0 तो प्योरली इमेजिनरी होगा, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 तो वो अपना वहां पे प्योरली रियल होगा। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल पार्ट का सम और इमेजिनरी पार्ट का सम। इनके सम को ही हम यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यानी वो सारे नंबर्स जिनको हम किस फॉर्म में लिखवा सकें, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखवा सकें, उनको हम यहाँ पे अपना क्या बोलेंगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। वेयर a इज द रियल पार्ट ऑफ z एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। बोलो ये बात आई समझ में। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। उसके बाद देखो आगे हम चलते हैं। अब देखो बच्चों हमारा ये एक नया वर्ड आ गया आयोटा, आई। इस आई के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इस आई का आगे अपना बहुत यूज आना है। अब देखो बच्चों हमने अपना आई के बारे में पढ़ा है। आई की वैल्यू इलर ने हमें दी है, क्या होती है, रूट ऑफ -1। आइए बात समझ में। आयोटा की वैल्यू हमारी बच्चों क्या होती है, रूट ऑफ -1 होती है। अब यहां से आगे आपको 3 वैल्यूज और याद करनी है। अब जैसे मान लिया कोई अगर मैं ये बोल दे कि बच्चों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या आएगी। अच्छा ये बताओ आयोटा स्क्वायर को अगर मैं आयोटा इंटू आयोटा लिखवा दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब आयोटा की वैल्यू हमारे पास है रूट ऑफ -1 इंटू में रूट ऑफ -1, तो वैल्यू बताओ बच्चों क्या बनेगी, देखना एक बार। तो रूट ऑफ -1 इंटू में रूट ऑफ -1 कितना आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। तो वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी बच्चों, -1, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट। आइए बात समझ में। तो यहाँ पे आपको 3 वैल्यूज और याद करनी। सबसे पहली वैल्यू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या आएगी बच्चों, -1। करवा सकते हो ना। उसके बाद अगर मान लिया कोई हमसे ये पूछ ले कि आयोटा क्यूब की वैल्यू बताओ, आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। अब ये बात और समझो, देखो बच्चों आयोटा क्यूब की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, आयोटा की वैल्यू हमारे पास है ना। अगर मैं आयोटा क्यूब को ऐसे लिखवा दूं कि आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, या फिर आयोटा की 3 बारी मल्टीप्लाई करवा दो, या फिर ऐसे भी लिखवा सकते हो आयोटा इंटू में आयोटा इंटू में आयोटा, ठीक है ना। अब ये बताओ आयोटा इंटू आयोटा की वैल्यू तो हमारे पास है कितनी, -1, और इंटू में आयोटा आ गया तो वैल्यू बताओ बच्चों क्या बनेगी, माइनस ऑफ आयोटा। तो ये बात डायरेक्ट याद रखोगे, आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारी बच्चों क्या रहेगी, माइनस ऑफ आयोटा रहेगी। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे आयोटा पावर 4 की वैल्यू, देखो वही चीज है। अगर मैं आयोटा पावर 4 को ऐसे लिखवा दूं कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है बच्चों -1, तो वैल्यू क्या बनेगी, -1 इंटू में -1, तो -1 इंटू में -1 वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, +1। तो ये वैल्यू भी आप डायरेक्ट ही याद रखोगे, आयोटा पावर 4 की वैल्यू हमारी बच्चों क्या होगी, +1 होगी। करवा सकते हो ना। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बस मैंने आपको यहाँ पे 3 वैल्यूज याद करनी बताई है। आगे लिख देता हूँ, देखो एक बार क्या बोल रहा है। सबसे पहला आयोटा जो अपना स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी बच्चों क्या रहेगी, -1। दूसरे नंबर पे आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारी क्या होगी, माइनस आयोटा, और लास्ट में आयोटा पावर 4 की वैल्यू हमारी क्या होगी बच्चों, +1। ये 3 वैल्यूज सभी के डायरेक्ट याद होनी चाहिए। करवा सकते हो ना। अगर ये 3 वैल्यूज आपकी याद है, आगे चाहे हमारी कितनी बड़ी पावर आ जाए उसकी वैल्यू हम इजिली निकाल सकते हैं। अब जैसे कि मान लिया आयोटा पावर 4 तक तो हमने अपनी वैल्यूज याद कर ली। अब कई बार वो हमें ये बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 9, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें। अब देखो बच्चों अगर हमारी 4 से बड़ी पावर कभी भी आ जाए, अब 4 से बड़ी पावर अगर कभी भी आएगी तो उसकी वैल्यू निकालने का तरीका समझो। क्या करना आपको कि जो भी वैल्यू हमारे पास 4 से बड़ी आ गई उसको अलग से पकड़ो और 4 से डिवाइड करवा दो। क्या बोला बच्चों, जो भी नंबर अपना 4 से बड़ा है आयोटा की पावर में उसको 4 से अपना वहां पे डिवाइड करवा दो। क्यों, हमें 4 तक की वैल्यू का पता है। आई बात समझ में। अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करूंगा 2 पे गया 8, रिमाइंडर जो भी अपना बच गया, एक काम करो जो पहले पावर थी यानी आयोटा पावर 9 की वैल्यू हमारी हमेशा किसकी इक्वल होगी, 9 पावर को बोलो, जो भी अपना रिमाइंडर आ गया उसको यहां पे लिखवा दो। तो आयोटा पावर 9 की वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी बच्चों, आयोटा के बराबर ही होगी। इस चीज का ध्यान रखोगे। आइए बात समझ में। जैसे कि मान लिया कोई हमें ये बोल दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 10, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आयोटा पावर 10 की वैल्यू निकालनी। तो देखो वही बात बच्चों, 10 4 से बड़ी है ना, 4 से बड़ी पावर कभी भी आ जाए उसको पकड़ो और 4 से डिवाइड करवा दो। 2 पे गया 8, रिमाइंडर बताओ बच्चों कितना आ गया, अपना 2 आ गया। आई बात समझ में। अब जो भी पावर उस पावर को बोलो और 10 की जगह जो भी अपना यहाँ पे 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचा है वो यहाँ पे पावर में पुट करवा दो। तो आयोटा पावर 10 की वैल्यू हमारी हमेशा किसकी इक्वल होगी बच्चों, आयोटा स्क्वायर की इक्वल होगी। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का हमें पता है, वैल्यू हमारी क्या होती है बच्चों, -1। आई बात समझ में। तो आयोटा पावर 10 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, -1। अब चाहे कितनी बड़ी पावर आ जाए, जैसे कि मान लिया अपना यही आ गया कि आयोटा पावर मान लिया अपना ये आ गया 39 आ गया,
इसकी वैल्यू बच्चों हम अपनी फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्या बोला है, अगर 4 से बड़ी पावर हमारी कभी भी आ जाए तो सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, जो भी पावर उसको पकड़ो और 4 से डिवाइड करवा दो, इस पावर को बोलो, जो भी अपना रिमाइंडर बचेगा वो चेक करो क्या बचेगा, वो पावर में लिखवाओ। कितने में गया, 9 पे 36, कितना बच गया बच्चों, 3 आ गया। तो 39 को बोलो और पावर में क्या लिखवा देंगे, आयोटा पावर 3। तो इसकी वैल्यू हमारी किसकी इक्वल होगी, आयोटा पावर 3 की इक्वल होगी। और इसकी जो हमारी यहाँ पे वैल्यू बनेगी, क्या बनेगी बच्चों, माइनस का आयोटा। करवा सकते हो ना। देखो बच्चों, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो कर लोगे। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लिया अपने ये आ गया, आयोटा की पावर क्या लिखा हुआ है, 778 आ गया। इसको हम सोल्व करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे, वही चीज़ क्या बोला है कि जो भी नंबर है, मान लिया आ गया 778 आ गया, उसको पकड़ो 4 से डिवाइड करवा दो। 1 पे गया 4, कितना बच गया 3, सॉरी हाँ 3 बचा। आगे 7 उतारेंगे, कितने पे गया, 9 पे 36, 1 18, कितने में गया, 4 पे 16। तो रिमाइंडर हमारे यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। अगर रिमाइंडर हमारे पास यहाँ अपना 2 है तो क्या बोला, देखो एक बार, जो भी पावर उसको बोलो और पावर में क्या लिखवा देंगे, जो अपने यहाँ पे रिमाइंडर आया वो, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या रहेगी बच्चों, अपनी माइनस का 1। बोलो ये बात आई समझ में। देखो और यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा लोगे ना। अब जैसे कि मान लिया, अब देखो बच्चों, आयोटा पावर इसकी वैल्यू तो हमने अपने फाइंड आउट कर ली। अब जैसे मान लो कोई हमें ये बोल दे कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू अपनी यहाँ पे फाइंड आउट करनी। मान लो यही आ गया 1220 आ गया, इसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। तो क्या बोला है कि जो भी नंबर है, मान लीजिए आ गया 1220 है, उसको पकड़ो 4 से डिवाइड करवा दो। यही बात समझाई मैंने आपको। अगर मैं इसको 4 से यहाँ पे डिवाइड करूँगा, 3 पे गया 12, 0 2 0 0, 5 पे 20, तो रिमाइंडर बताओ जो हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। अगर रिमाइंडर अपना वहाँ पे 0 है तो क्या बोला है, इस पावर को बोलो और जो भी अपना यहाँ पे रिमाइंडर बच गया उसको पावर में लिखवा दो, आयोटा पावर 0। और एक बात हमने सीखी है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वैल्यू हमारी हमेशा क्या आएगी बच्चों, +1। अगर कोई भी नंबर हमारा 4 से पूरा डिवाइड होगा तो उसकी वैल्यू हमारी हमेशा आयोटा पावर 4 के इक्वल होगी, यानी 1 के इक्वल होगी। आइए बात समझ में। देखो और यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। एक और नंबर देखो, हाँ अगर मान लिया यहाँ पे हमारा 0 की जगह क्या होता है बच्चों, 1, तो वही बात है 1221 आ जाता है, यहाँ पे डिवाइड करवाते हैं तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बचता बच्चों, 1। अगर रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा तो पावर में हम क्या लिखवा देते हैं, आयोटा पावर 1। तो इसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर होती है बच्चों, आयोटा के बराबर होती है। आइए बात समझ में। अब मान लिया अगर कोई हमें ये बोल दे कि इसकी वैल्यू अपनी फाइंड आउट करो, यहाँ पे आ गया 781221, मान लीजिए यही नंबर आ गया, आगे 7 8 और लगा दिया। अब ये बताओ बच्चों, अगर 7 8 इन्होंने लगा दिया तो देखो एक बार डिवाइड करवाना, 78221221, ये है ना, 4 से डिवाइड करवाओ, वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आएगी, तो 4 कितना बचेगा, 3 8 9 36, 2 बचेगा, आगे 1 5 20, 1 2 3 पे 12 0 2 0 उतारेंगे, 1 5 20, तो वैल्यू हमारी अपनी कितनी आ गई बच्चों, 1। इसकी वैल्यू भी हमारी किसके बराबर आएगी, आयोटा पावर 1 के बराबर। अगर मैं यहाँ पे आगे और नंबर ले लूँ, मान लिया 1 2 3 मैंने ये नंबर ले लिया, इसको भी डिवाइड करना, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी बनेगी बच्चों, आयोटा पावर 1 ही बनेगी, चाहे चेक कर लियो। अगर मैं यहाँ पे केवल 21 ले लूँ तो भी वैल्यू हमारी क्या आएगी बच्चों, आयोटा पावर 1। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर हमारे यहाँ पे डिजिट 2 से ज्यादा कभी भी आ जाए तो पूरे नंबर को 4 से भाग करने की जरूरत नहीं है, केवल आखिरी की 2 डिजिट को पकड़ो, चाहे यहाँ पे कहीं पे भी केवल 2 डिजिट को पकड़ो, उसको 4 से डिवाइड करवा दो, जो भी रिमाइंडर आएगा वो अपने वहां पे पावर में लिखवा देना, अपनी वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में। क्या बोला बच्चों, अगर हमारी यहाँ पे डिजिट 2 से ज्यादा कभी भी आ जाए तो पूरे नंबर को हमें 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, केवल आखिरी की 2 डिजिट को पकड़ो, 4 से डिवाइड करवाओ, जो भी रिमाइंडर आएगा वो आयोटा की पावर में लिखवा दो, अपनी वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि मान लिया अपना यही नंबर है, यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट थी, तो क्या बोला है, पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, केवल आखिरी की 2 डिजिट को पकड़ो, क्या है बताओ, 78, उसको पकड़ो और 4 से डिवाइड करवा दो, ठीक है ना। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 936, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 2। तो इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे किसके बराबर होगी, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होगी। तो देखो बच्चों, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। एक क्वेश्चन देखो, जैसे कि मान लिया अगर कोई हमें ये बोल दें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें अपनी वैल्यू फाइंड आउट करवानी है किस चीज की, देखो एक बार। और जैसे मान लिया इन्होंने ये बोल दिया कि हमें अपनी इस चीज की वैल्यू निकालनी है, आयोटा पावर 4
प्लस आयोटा पावर 6 प्लस आयोटा पावर 10 और प्लस में आयोटा पावर 12। इस क्वेश्चन के अंदर हम अपनी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे देखो एक बार। अच्छा ये बताओ बच्चों, आयोटा पावर 4 की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, +1 है ना। आयोटा पावर 6 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा, आयोटा स्क्वायर की इक्वल। 10 की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी आयोटा स्क्वायर की इक्वल, और यहाँ पे वैल्यू हमारी ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, +1। सोल्व करना एक बार। अच्छा ये बताओ 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और +1 कैंसिल आउट, तो वैल्यू हमारी यहाँ क्या आ जाएगी बच्चों, 0। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। तो इन बातों का ध्यान रखोगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें क्या बताई मैंने, -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारी क्या होगी बच्चों, माइनस आयोटा। आयोटा पावर 4 की वैल्यू हमारी क्या होगी, +1। हाँ, अगर 4 से बड़ी पावर हमारी कभी भी आ जाती है तो पूरे नंबर को पकड़ो, यानी जो भी हमारी पावर में लिखी हुई है उस पावर को पकड़ो, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा आयोटा की पावर में वो वैल्यू वहां पे लिखवा दियो, उसकी वैल्यू हमारी उसकी इक्वल होगी। आइए बात समझ में। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। अब देखो बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान में रखोगे, द सम ऑफ 4 कंजुगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। क्या बोला आपको कि द सम ऑफ 4 कंजुगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा, अगर हमारे पास आयोटा की कभी भी 4 कंजुगेटिव पावर कभी भी आ जाए। कंजुगेटिव का मतलब बताओ बच्चों क्या होता है, लगातार। लगातार का मतलब समझते हो ना। अगर ऐसा कभी भी आ जाए, जैसे कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है आयोटा लगातार पावर, यहाँ पे एक पावर है तो इससे आगे 2, उससे आगे 3, उससे आगे 4, तो इन पावर्स का सम हमारा हमेशा किसके इक्वल होगा बच्चों, 0 के इक्वल। बोलो ये बात आई समझ में। जैसे कि मान लिया ये आ गया आयोटा पावर 10 आ गया, आगे आयोटा पावर 11 आ गया, कंजुगेटिव 4 पावर, ठीक है ना, लगातार होनी चाहिए। आयोटा पावर 12, आयोटा पावर 13, इन सभी का सम इज इक्वल टू में क्या आएगा बच्चों, अपना 0 आएगा। चाहे चेक करवा सकते हो। देखो एक बार, ये तो जैसे मान लिया हम यहाँ पे वैल्यू अपनी निकालना चाहते हैं, क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 की वैल्यू +1, ये कट गया और ये भी आपस में कट गया। बोलो सम हमारे यहाँ पे 0 बना है नहीं बना। सिमिलरली यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला है, सम चेक करना एक बार। 4 कंजुगेटिव पावर है ना हमारी यहाँ पे आयोटा की लगातार, देखो ये रही, इनका सम क्या बनेगा, 0 पक्का बनेगा। देखो एक बार वैल्यू चेक करो, आयोटा पावर 10 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर की इक्वल होगी, 11 की आयोटा क्यूब की इक्वल होगी, यहाँ पे वैल्यू हमारी देखो आयोटा पावर 12 पूरा डिवाइड हो गया तो वैल्यू हमारी क्या आएगी बच्चों, +1, और आयोटा पावर 13 की वैल्यू हमारी किसकी इक्वल होगी, प्लस आयोटा की इक्वल होगी। वैल्यू पुट करना एक बार, आयोटा स्क्वायर -1 आ गया, ये माइनस आयोटा, ये +1 और वो प्लस आयोटा, आयोटा से आयोटा कट गया, 1 से 1 कट गया, तो वैल्यू बताओ बच्चों हमारी क्या बनेगी, 0। आइए बात समझ में। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर हमारी 4 कंजुगेटिव पावर आयोटा की कभी भी आ जाए तो उसकी वैल्यू हमारी हमेशा किसके इक्वल होगी बच्चों, यहाँ अपने 0 के बराबर होगी। करवा सकते हो ना। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और देखो। अब देखो कई बारी वो हमें ये बोल देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर k प्लस आयोटा पावर k +1 प्लस आयोटा पावर k +2 प्लस आयोटा पावर k +3। इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी। क्या बोला देखो बच्चों, लगातार पावर आयोटा की है या नहीं है। यहाँ पे पावर k आ गई, उससे आगे k +1, फिर k +2, फिर k +3, लगातार 4 पावर है ना। अगर लगातार 4 पावर हमारी कभी भी आ जाए तो वैल्यू हमारी यहाँ पे किसके बराबर होगी बच्चों, 0 के इक्वल। आई बात समझ में। क्योंकि देखो यहाँ और चेक करना एक बार। अच्छा ये बताओ, आयोटा पावर k तो अपना यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया आयोटा की पावर k +1। अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं कि आयोटा की पावर k इंटू में आयोटा की पावर 1, कोई फर्क पड़ेगा क्या। आयोटा की पावर k +2, अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं कि आयोटा पावर k इंटू में आयोटा पावर 2, इसको आयोटा की पावर k इंटू में आयोटा की पावर 3। बोलो ये बात आई समझ में। इज इक्वल टू में देखो 0 में यहाँ पे प्रूव करवाना है। अब ये बताओ, आयोटा पावर k हमारा यहाँ पे हर जगह पे है, बाहर कॉमन ले लें। आयोटा पावर k हमने अपना बाहर कॉमन ले लिया, कितना बनेगा, आयोटा पावर 0 प्लस आयोटा पावर 1 प्लस आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर 3। 4 कंजुगेटिव पावर आ गई ना, लगातार पावर है, और ये हमने अभी प्रूव करवाया था। इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी बच्चों, 0, और 0 इंटू समथिंग वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 0। करवा सकते हो ना। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है, अगर हमारे पास आयोटा की 4 लगातार पावर अपनी कभी भी आएगी तो वैल्यू हमारी हमेशा क्या बनेगी बच्चों, 0 बनेगी। करवा सकते हो ना। आइए बात समझ में। उसके बाद देखो बच्चों, आगे हमारे यहाँ पे एक टॉपिक और रहता है,
उसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसका बेसिक अपना यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज फिर अपने आप भी ट्राई कर सकते हो अगर करोगे तो। अब देखो अगला जो अपना यहाँ पे टॉपिक बनता है, टॉपिक का नाम हमारा यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नाम से क्लियर है, अगर हमारे कभी भी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों बराबर हो जाए। अच्छा ये बताओ कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे बराबर कब बनेंगे? जैसे कि मान लिया हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, अगर मैं इसके बराबर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर और लिखना चाहता हूं तो बताओ बच्चों क्या बनेगा? अगर 2 + 3 आयोटा के बराबर में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो वो हमारा केवल 2 + 3 आयोटा ही हो सकता है। अगर यहां पे 2 है तो वहां पे 2 होना मस्ट है, अगर यहां पे 3 है तो वहां पे हमारा 3 होना मस्ट है। एक यानी यहां से क्या बात क्लियर होगी? अगर हमारे कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, यानी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इक्वल तभी हो सकते हैं जब अपना यहाँ पे रियल पार्ट तो रियल के इक्वल होगा। आई बात समझ में? और जो अपना इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना जरूरी है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, देन देयर real and imaginary parts are also equal। अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इक्वल है तो उनका जो रियल पार्ट है और जो उनके इमेजिनरी पार्ट्स है वो भी आपस में अपने वहां पे क्या हो जाएंगे बच्चों? इक्वल हो जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखोगे। बोलो ये बात आई समझ में? अगर यहां तक कोई भी डाउट हो तो सोचो एक बार, करवा लोगे ना? तो हाँ, हर चीज़ को सोच समझ के बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे। अब देखो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस टाइप से बनते हैं। अगर मान लिया कोई हमें ये बोल दे कि हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक तो हमारे पास ये आगे बच्चों x + i, और ये हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर एक वैल्यू के इक्वल दे रखा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर दे रखा है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर इन्होंने ले लिया अपने यहाँ पे 1 + 2 आयोटा। मैंने आपको क्या समझाया है? अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इक्वल है तो क्वेश्चन में इन्होंने ये बोल दिया कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो मैं अपनी x एंड y की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करनी है। तो देखो अभी मैंने आपको एक बात समझाई है, अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इक्वल है तो मैंने आपको क्या बोला है कि जो अपना रियल पार्ट है वो किसके इक्वल होगा? रियल के इक्वल होगा। तो रियल के इक्वल, और जो अपना यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है y वो किसके इक्वल होगा? इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो ऐसे हम वैल्यू अपनी फाइंड आउट कर लेंगे x और y की। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया है? अगर कोई भी दो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट अपना वहाँ पे इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक एक्सरसाइज 5.1 का। जो हमारी एक्सरसाइज है वो हम करेंगे अपने यहाँ पे अगले लेक्चर के अंदर। फिलहाल इतना ही काम करना है, सारी बातें बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर होगी तो एक्सरसाइज में आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना? तो एक्सरसाइज हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।